आज बड़ा दिन है क्योंकि पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट पर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। मतदान लगातार जारी है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोक रहे शुवेंदु अधिकारी ने सुबह सुबह ही अपना वोट डाला है। वोट डालने के बाद शुवेंदु अलग अलग पोलिंग बूथ पर घूम घूम कर मतदान का जायजा भी ले रहे हैं। इस दौरान एक बूथ पर उन्हें एक बुजुर्ग दंपत्ति मिले। शुवेंदु ने बुजुर्ग दंपत्ति के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें उस समय की जब शुवेंदु अधिकारी मतदान के लिए पहुंचे थे। बुजुर्ग दंपत्ति के पैर भी छुए उन्होंने। और देखिए, पिटारा तो 2 मई को खुलेगा, लेकिन मतदान आज जारी है और सबसे हॉट सीट है ये नंदीग्राम, क्योंकि वो सिपहसालार आज ममता बनर्जी के सामने खड़ा हुआ है जिसने 2016 में टीएमसी के टिकट से चुनाव जीता था और आज वही ममता बनर्जी के खिलाफ उसी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रहा है। ममता बनर्जी ने अपनी जो पारंपरिक उनकी सीट थी भवानीपुर, उसको छोड़कर सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और दोनों ही तरफ से चुनौती बढ़ी और कहीं ना कहीं ये नाक की लड़ाई बन गया है। नंदीग्राम में वोट डालने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। ये किसी महिला को शोभा नहीं देता है, खासकर बंगाल की महिला को तो संयम बरतना चाहिए। ममता बनर्जी तो 66 वर्ष की आंटी हैं, आंटी को थोड़ा शांत रहना चाहिए। सुन लेते हैं क्या कहा। टीएमसी और दीदी को कोई संदेश देना चाहिए? गुंडागर्दी मत कीजिए, थोड़ा शांत रहिए। और पर्सनल अटैक प्रधानमंत्री को फिल्दी लैंग्वेज कहता है। अब बंगाल की मसीहा की नाते थोड़ा संयम बरतना चाहिए। 66 ईयर्स ओल्ड आंटी है, आंटी को थोड़ा शांत रहना चाहिए। तो शुवेंदु अधिकारी को आपने सुन लिया। ममता दीदी को ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। ये तस्वीर उस समय की जब मतदान करने के बाद वो मतदान केंद्र से बाहर निकले तो एक बुजुर्ग दंपत्ति उनको मिले, पांव छूकर उनका आशीर्वाद शुवेंदु अधिकारी ने लिया। और ये जो चुनावी टक्कर है ये बड़ी मुश्किल रहने वाली है शुवेंदु अधिकारी के लिए भी, क्योंकि ममता बनर्जी की जो पॉपुलैरिटी है, जिस तरीके से लोगों का साथ उनको मिलता रहा है पश्चिम बंगाल में, वो देखना होगा कि इस बार क्या नंदीग्राम की जनता शुवेंदु अधिकारी को वोट देते हैं, उनको जिताते हैं। और देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं, एबीपी रिपोर्टर में जैसा कि हमारा वादा होता है, तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद हैं। आज दिन बहुत खास है, इसलिए स्टूडियो में भी मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। दिबांग हमारे सीनियर एंकर, वो भी हमारे साथ मौजूद है, और प्रदीप सिंह जी पूर्व संपादक है मुंबई जनसत्ता के, वो भी हमारे साथ हैं। मिनोगिया भी मुझे दिखने लगी हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और नंदीग्राम में सीधे रुख कर लेते हैं मिनोगिया का। मिनोगिया, ये इससे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला किसी सीट पर पश्चिम बंगाल में है नहीं, ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी। क्या खबर आपके पास, कितना मतदान हो चुका है? 15% से ज्यादा मतदान हो चुका है सुबह 9 बजे तक पश्चिम बंगाल में, और ये बता रहा है कि आंकड़े शाम तक 80% क्रॉस कर जाएंगे। बंगाल में हाई परसेंटेज वोटिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार नई बात हो सकती है क्योंकि नए वोटर जुड़े हैं। पिछली बार 2016 में इसी सीट पर 2,45,000 वोटर थे। इस बार 3 लाख करीब 30,000 के आसपास हैं। तो अगर 50,000 की बढ़त है, ये नए वोटर हैं, ये नए वोटर हैं, ये युवा वोटर भी हो सकते हैं, ये महिला वोटर भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं वोटिंग की, तो कई इलाकों में शांति की प्रक्रिया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। टीएमसी का कहना है कि छीटाकशी के बीच कि जगह जगह पर बीजेपी ने बूथ कैप्चरिंग कर ली है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि उनके एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है, उसने अपने आप को झुलाकर आत्महत्या कर ली है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे टीएमसी प्रताड़ित कर रही थी। और ये दोनों घटनाएं नंदीग्राम की हैं, जहां पर इस समय सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये वो बूथ है, बूथ नंबर 76। आपको एक बड़ी दिलचस्प बात दिखाना चाहूंगी, बूथ नंबर 76 है ये, और यही वो बूथ है जहां पर आज शुवेंदु अधिकारी ने मतदान किया। नंदनायक बाड़ ये इलाका का नाम है, नंदीग्राम का ब्लॉक 1 पड़ता है। 76 नंबर बूथ और 669 नंबर वोटर शुवेंदु अधिकारी उम्मीदवार जो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे कि नहीं, इसका फैसला आज हो जाएगा।
बिल्कुल, और आप बहुत मुस्कुरा भी रही हैं मनोज्ञा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप भी वहां पर ग्राउंड जीरो पर महसूस कर रही हैं कि इस सीट पे जो टक्कर होने वाली है वो बहुत दिलचस्प है, और हाई जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है वो भी आप लगातार बता ही रही हैं कि ये 80% तक पहुंचेगा शाम को। दिबांग का मैं रुख करूंगी। दिबांग, जैसा कि मनोज्ञा ने जिक्र किया कि वोटर्स की संख्या यहां पर बढ़ी है, ये युवा भी हो सकते हैं और ये महिलाएं भी हो सकती हैं। क्या लग रहा है, जिस तरीके से दीदी को चोट लगी, जिस तरीके का प्रचार दीदी के द्वारा किया गया, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, युवा और महिला, क्या डिसाइडिंग हो सकता है नंदीग्राम में? बिल्कुल, युवा महिला जरूर हो सकते हैं। नंदीग्राम ही नहीं, युवा महिला अगर आप देखें शोभना, तो कहीं भी डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, और जो नए वोटर जोड़ते हैं वो हर बार बड़े डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। इसलिए भी क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। भारत ऐसा देश है जहाँ 35 साल से कम के 65% लोग हैं, 25 साल से कम के 50% लोग इस देश में युवा हैं। तो युवा क्या सोचते हैं, चुनाव ही नहीं, आप देखें तो बाकी सारी चीज़ों में भी, एंटरटेनमेंट से चुनाव तक सारी निगाहें युवाओं पर रहती हैं। तो युवा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है ये नंदीग्राम का। ये एक ऐसा चुनाव है जिसकी छाया 2024 का जो बड़ा चुनाव है लोकसभा का उस पर भी पड़ेगी। आपने देखा होगा ममता बनर्जी ने अपील की है कि सभी विपक्षी दलों को एक होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन अगर नंदीग्राम में गड़बड़ होती है तो ममता बनर्जी इस तरह की बातें फिर आगे करेंगी तो उसमें वो वजन नहीं रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से भी है, इसलिए सभी निगाहें वहाँ पर हैं, मनोज्ञा हमारी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक समझने वाली बात है कि ये राज्य में ही नहीं बड़ा चुनाव है, और बीजेपी ने जब शुभेंदु शामिल हुए तभी ममता बनर्जी ने वहाँ पर जाके एक बड़ी रैली की और कहा था कि कैसा हो अगर मैं स्वयं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूं। तो ये ममता बनर्जी मैं एक मिनट के लिए दिबांग आपको रोक रही हूँ। प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा इस समय हो रही है, तो सीधे उनको सुन लेते हैं पहले। उन्होंने ये स्थान लोगों के दिल में जमा लिया है, ये उनका सही गौरव है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इसलिए महत्वपूर्ण है कि दादा साहब फाल्के ने पहला भारतीय सिनेमा 1913 में 108 साल पहले राजा हरिश्चंद्र बनाया था। तो उस राजा हरिश्चंद्र सिनेमा के बाद ये पहले चित्रपट महर्षि कहलाने लगे, और दादा साहब फाल्के के मृत्यु के पश्चात ये अवार्ड उनके नाम से रखा गया, और आज तक 50 बार ये अवार्ड दिया गया है, 50 साल दिया गया है। इस साल ये 51वां साल है, और रजनीकांत के चयन पर निश्चित मुझे देश भर में खुशी आएगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। सो वी आर हैप्पी टू अनाउंस रजनीकांत's नेम as suggested by juries for Dada Saheb Phalke Award, because Dada Saheb Phalke was the founder of Indian film industry. 108 years ago, he created first Indian film titled Raja Harishchandra, and since then there is always growth, horizontal and vertical, of Indian cinema. Now Indian cinema has made impressions throughout the world, and it will become world cinema. It has already become world cinema. प्रदीप जी, मैं पश्चिम बंगाल के में जो मतदान हो रहा है दूसरे चरण का, उस पर भी बात करूंगी, लेकिन क्योंकि अब ये फिल्म से खबर आ गई है और रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, और दिबांग बहुत अच्छे उस पर कवरेज भी करते रहे हैं और उस इंडस्ट्री से जुड़े भी रहे हैं। दिबांग, ये घोषणा कितनी बड़ी चुनावों को देखते हुए, रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार? अब इसमें तो बहुत ज़्यादा कयास लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी कोशिश थी बीजेपी की कि रजनीकांत किसी तरह से तमिलनाडु में चुनाव लड़ें और बीजेपी में शामिल हों, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है। तो बल्कि ये नया जुमला चल गया था कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप तबीयत खराब का बहाना बना सकते हैं। दादा जो बड़े क्रिकेटर हैं उनके साथ भी, सौरभ बनर्जी के साथ भी, सौरभ गांगुली के साथ भी यही बात हुई थी। और अगर आप देखें तो शिवाजी राव गायकवाड़ इनका असली नाम है,
और इनकी फिल्मों में ये अभी भी बहुत युवा किस्म के रोल में आते हैं और ये जो जितनी भी ग्राफिक्स बनाए जाते हैं उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है इनकी फिल्मों में और बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिबांग। और अब रुक कर लेती हूं मैं रणबीर का। ममता बनर्जी के घर के बाहर हमारे सहयोगी रणबीर मौजूद हैं और ममता बनर्जी भी निकलने वाली हैं, मतदान करने के लिए वो निकलेंगी। रणबीर, क्या तस्वीरें वहां पर, किस तरह की चहल पहल? देखिए, ममता सुबह से अपने घर पे थी और अभी खबर आ रही है कि नंदीग्राम 2 में गोकुल नगर इलाका है, वहां जा सकते हैं। ये जो इलाका है जहां ममता रहती है ये नंदीग्राम 1 में आता है। और तस्वीरें आपको दिखाऊं, आप सामने देखिए जहां पे ममता बनर्जी का घर है उसके बाहर अभी सुबह तक जो पुलिस वाले थे वो बिल्कुल रिलैक्स थे, लेकिन अभी थोड़ा अलर्ट हुआ है, मीडिया भी अलर्ट हुई है। और इस तरह की जब से खबरें आई हैं कि ममता निकल कर गोकुल नगर जा सकती हैं किसी पोलिंग बूथ पर मुआयना करने के लिए, तब से यहाँ पे हलचल शुरू हुई है। सुबह से 6 बजे से हम यहाँ पे मौजूद हैं। सुबह से कुछ भी चहल पहल नहीं था, लेकिन अचानक यहाँ पे गहमा गहमी बढ़ी है। और ममता बनर्जी का चूंकि फ्लीट भी यहाँ पे है, जैमर भी है, हेलीकॉप्टर भी है, तो कई तरह के कयास थे। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है कि ममता किसी पोलिंग बूथ पर गोकुल नगर इलाके में जा सकती हैं और वहाँ पे मुआयना कर सकती हैं। हालांकि वो वोटर यहाँ नहीं है, लेकिन अपने चुनाव में वो मुआयना करने जाएंगी। जी बिल्कुल ठीक है रणबीर, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई मूवमेंट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। प्रदीप जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी देखिए, शुवेंदु अधिकारी, अब मैं ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 2 मई को नतीजे आने हैं और जनता का जो इंटरेस्ट है, देश का जो इंटरेस्ट है, जैसा कि दिबांग ने कहा कि ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत अहम हो जाता है। शुवेंदु अधिकारी अगर जीतते हैं तो ममता की बहुत किरकिरी है, लेकिन ममता की हार पर टीएमसी को अगर बहुमत मिलता है तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होंगी। लेकिन अगर शुवेंदु अधिकारी हारते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जो उनकी जिसे कहा जाए कि जो कद है वो बहुत कम हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के भतीजे का उदाहरण हमें नहीं भूलना चाहिए। बीजेपी से लोकसभा में वो चुनाव लड़े थे, लेकिन हारने के बाद आज वो कहीं भी नहीं है, चुनाव प्रचार में भी नहीं दिख रहे। नहीं, देखिए, आपने शुरू में ही कह दिया कि हाइपोथेटिकल सवाल है जी। तो क्या होगा, मतलब हारेंगे कि जीतेंगे इस पर निर्भर करेगा। हाँ। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो सुभाष चंद्र बोस के भतीजे का हाल हुआ वही शुवेंदु अधिकारी का भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हार जीत, देखिए, ये बड़ी हाई प्रोफाइल लड़ाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। आमतौर पर माना जाता है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, हारना लगभग तय है। ऐसे में अगर आप लड़ाई को बहुत नज़दीक ले जाते हैं, क्लोज कंटेस्ट होता है, बहुत कम मार्जिन से अगर ममता बनर्जी मान लीजिए जीतती हैं तो शुवेंदु अधिकारी का महत्व कम नहीं होगा। उनका जो जनाधार है, उनके साथ जो लोग हैं, उसका असर कम नहीं होगा। बीजेपी में उनकी भूमिका कम नहीं होगी, मतलब वो हाशिए पे नहीं ढकेले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या होगा ये तो पार्टी जाने, लेकिन मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात यह है कि देखिए, 2008 में यहाँ नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने सत्ता का सफर राजनीति का शुरू किया था। आज लौटकर वो फिर नंदीग्राम आई हैं इतने साल बाद, 12-13 साल बाद और नंदीग्राम तय करेगा कि ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी या सत्ता से बाहर जाएंगी। तो ये कुल मिलाकर लड़ाई पूरे पश्चिम बंगाल की। लेकिन सवाल प्रदीप जी ये भी इस समय जरूर पैदा होगा कि 2016 में जिस समय शुवेंदु अधिकारी सीट से जीते थे और एक बड़े मार्जिन के साथ जीते थे, वो वोट टीएमसी को पड़ा था या वो शुवेंदु अधिकारी को पड़ा था? क्योंकि नंदीग्राम का जो आंदोलन है वो ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी ने मिलकर लड़ा था, साथ थे उस समय। ये बहुत समझना जरूरी होगा कि ये वोट जो 2016 में पड़ा था वो टीएमसी को पड़ा था या शुवेंदु अधिकारी को पड़ा था, और उसी से क्या निर्णायक होगी लड़ाई आगे के लिए? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो 16 में वोट पड़ा वो ममता बनर्जी का वोट था। शुवेंदु अधिकारी चूंकि वहाँ जो नंदीग्राम का संग्राम था उसमें शामिल थे, सिपह सालार थे ममता बनर्जी के, तो उनका भी एक जनाधार है। लेकिन ज्यादा वोट जो है उनकी जीत ममता बनर्जी के उम्मीदवार थे इसलिए हुई, टीएमसी के उम्मीदवार थे इसलिए हुई। दिबांग, यही सवाल मेरा आपसे भी है। 2016 का जो वोट था वो, जैसा कि प्रदीप जी कह रहे हैं, वो ममता बनर्जी को पड़ा था, तो अब 2021 में क्या वो वोट एक बार फिर ममता बनर्जी को ही पड़ेगा? जी, इसी बात की लड़ाई है। देखिए, पहला जो पूरा आंदोलन हुआ, जिस तरह से आंदोलन खड़ा हुआ, जिस तरह से आंदोलन का ममता बनर्जी को लाभ हुआ, वो सब टीएमसी के खाते में गया। ममता बनर्जी को उसकी वजह से वोट मिले। और जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं तो बड़े नेता किसी को चुन लेते हैं, जो स्थानीय नेता होते हैं, जो पूरी व्यवस्था करते हैं। हम नेता दर नेता देखते हैं कि बड़े नेता इसी तरह से करते हैं।
अब सवाल है कि क्या ये वोट शिफ्ट होगा, और ऐसी हालत में जब शुवेंदु के जो परिवार है वो भी वहां पर काफी सक्रिय है, सांसद है वहां, और क्या ये उनको शिफ्ट होगा, ये 2 तारीख को पता चलेगा शोभना, अभी ये कहना और मुश्किल है। बिल्कुल दिवांग, और इसीलिए शायद इसको हॉट सीट कहा जा रहा है। जी, लेकिन एक बात ये समझने वाली है कि शुवेंदु दावा कर रहे हैं कि 50,000 वोटों से वो जीतेंगे। ममता बनर्जी की इस बड़ी ये जो चाल है, इससे कहीं ना कहीं शुवेंदु जो जब शामिल हुए थे लग रहा था कि वो बहुत प्रदेश भर में प्रचार करेंगे, पर पहले 2 राउंड में वो वहाँ सिमट कर रह गए हैं। इसको टीएमसी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो बड़ी जीत मानते हैं कि हमने शुवेंदु को उनको सिर्फ नंदीग्राम में रोक दिया। बिल्कुल, तो ये परत दर परत है दावा जो है वो ममता बनर्जी के लिए भी है कि बाकी सारी सीटों को छोड़कर उनका भी सबसे ज्यादा ध्यान नंदीग्राम सीट पे ही था। पश्चिम बंगाल की जो सीटों पर मतदान चल रहा है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। 30 सीटों पर यह मतदान चल रहा है और असम के 13 जिलों की 39 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। आज असम सरकार में मंत्री पीयूष हजारिका की किस्मत भी इस चरण में दांव पर है। पीयूष मोरीगांव जिले की जागीरोड विधानसभा सीट से मैदान में है। पीयूष से खास बातचीत की हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा ने, सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है पीयूष का। तो असम सरकार में मंत्री पीयूष हजारिका की किस्मत आज दांव पे लगी हुई है। आज आपकी विधानसभा में जहां से आप उम्मीदवार हैं वहां पर भी वोट डाले जा रहे हैं। किस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल बीजेपी को मिले, इस साल आपको लग रहा है सरकार रिपीट कर पाएगी? डेफिनेटली असम का लोग बीजेपी को वोट देगा। पहला चरण का चुनाव में मेरे हिसाब से हम लोगों को 47 सीट्स में चुनाव हुआ था, उसमें से 37-38 सीट हम लोगों को मिलेगा। लोग मोदी जी को वोट देगा, मोदी जी को पसंद करता है। असम का आइडेंटिटी के लिए असम में थोड़ा अलग राजनीति है, मुद्दा बहुत गंभीर है, असम को बचाना है। बदरुद्दीन अजमल और उनका समर्थक, उन लोगों से असम को बचाना है। मैं यही आपसे सवाल पूछने वाली थी कि इस बार तो इन कांग्रेस के साथ एआईडीएफ का अलायंस हो गया, ऐसे में क्या कोई नुकसान होता हुआ आपको दिख रहा है? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि सीएए उसको मुद्दा बनाकर पूरी तरीके से राजनीति हो रही है और कहा जा रहा है कि वही बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि असम की लड़ाई हमेशा इसकी पहचान को लेकर रही। देखिए, जो पहला चरण का चुनाव था हम पूरा क्लोजली देख रहा था। अपर असम में एक भी मीटिंग में, कांग्रेस का एक भी मीटिंग में जहां असमिया इलाका है, असम का जो बेसिकली असमिया लोग रहता है, तो उसमें एक भी सीटों में कांग्रेस का एक मीटिंग में असम का नेता का 2000-3000 लोग भी नहीं हुआ। इस इलेक्शन में वो तस्वीर हम लोग देखा नहीं, क्योंकि असमिया लोग कांग्रेस को अभी पसंद नहीं करता है। यदि भगवान आशीर्वाद देगा, लोगों का आशीर्वाद रहेगा, कम से कम 50,000 वोटों में हम इस चुनाव में जीतेगा। पत्नी और असमीज फिल्मों की बड़ी कलाकार हमारे साथ मौजूद है आयमी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं पहले तो आप, और मैंने देखा कि आप सुबह सुबह मंदिर पहुंची हैं, क्या मांगा भगवान से? भगवान से यही मांगा, पहले तो चाहती हूँ कि असम की हर जगह शांति और जो उन्नति, जो प्रगति हो रहा है पिछले 5 सालों से, वो कायम रहे। और जिस मुद्दे को लेके ये मेरे पति हो, ये भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रहा है, उसका मैं भी समर्थक हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इन लोगों का ये प्रगति ऐसे ही रहे। पहले आपको अब हम दक्षिण भारत की ओर भी लिए चलते हैं, जहां आज बीजेपी चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई है। पुदुचेरी पहुंचे हुए हैं गृहमंत्री अमित शाह। अमित शाह ने प्रचार से पहले पुदुचेरी के कुरुवादी कुप्पम में श्री सिद्धांत मंदिर में पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें उसी समय की जब गृहमंत्री पहुंचे हुए थे पुदुचेरी के इस मंदिर में, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। और राजनीति में चुनाव से पहले इस संकेत की बहुत अहमियत होती है। हालांकि ममता बनर्जी वहां पश्चिम बंगाल में मंदिर पहुंच रही हैं। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान वो कई मंदिरों में गई। खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। कल राहुल गांधी असम के कामाख्या मंदिर में पहुंचे। तो चुनाव से पहले नेताओं का मंदिर पहुंचने का ये जो सिलसिला है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ दर्शाता है।
पुदुचेरी से दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने की और आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े, संगीत भी आप सुन सकते हैं। और दिबांग भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिबांग, हम पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट की बात कर रहे हैं। तमाम पश्चिम बंगाल के जो मतदान आज दूसरे चरण का हो रहा है उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। असम में भी मतदान चल रहा है। इस बीच गृह मंत्री पुदुचेरी पहुंच गए और मुझे लगता है पुदुचेरी सुरक्षित है, यहाँ से बीजेपी की जीत तय है, क्योंकि कांग्रेस में जो टूट हुई है एन चुनावों से पहले वो अहमियत रखती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सुरक्षित माना जा रहा है। और अगर आप देखें जितने भी ओपिनियन पोल्स आए हैं वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि सुरक्षित सीट है। लेकिन ये बहुत रोचक है, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं एक तरीके से हमारी जो राजनीति है उसका बीजेपीकरण मैं इसको कहूँगा कि अब सब लोग जाने लगे हैं मंदिर। यानी पहले इतने खुल्लम खुल्ला और इतने मंदिरों को ढूंढ ढूंढ के नहीं निकाला जाता था, लेकिन अब किसी भी पार्टी के नेता को देख लीजिए, वो मंदिर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये एक नए किस्म की राजनीति है। मैं देख रहा हूँ कवरेज में भी नई किस्म की कवरेज है। जब हम कवर किया करते थे तो नेताओं के इस तरह से इंटरव्यू नहीं लिया करते थे, लेकिन अब नेताओं के इंटरव्यू भी चुनाव जब वोटिंग हो रही है तब वो चलते हैं। तो ये एक सारी बदलाव की चीज़ें हैं। मैं अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर ये बदलाव कह रहा हूँ कि पुराने मंदिरों को, बल्कि बीजेपी की तो पूरी योजना रही पश्चिम बंगाल में कि बहुत पुराने मंदिर जितने ढूंढे जाएं और सबसे पहले बीजेपी के नेता वहाँ जाते हैं। ये एक बदलाव है चुनाव में। चुनाव जी, ये नारे भी सुन लेते हैं, फिर मैं उसके बाद प्रदीप जी का रुख करूंगी। प्रदीप जी, जैसा कि दिबांग ने कहा कि राजनीति का मंदिरीकरण हो चुका है और कहीं ना कहीं मैं भी इससे सहमत हूं कि हर पार्टी का नेता मंदिर पहुंच रहा है। ये तस्वीरें हमें कुछ साल पहले नहीं मिलती थी इस तरह एन चुनाव से पहले। ये नयापन है राजनीति का, चुनावों का। थोड़ा सहमत हूँ, थोड़ा असहमत हूँ। तो इसलिए कि देखिए, भारतीय समाज में धर्म और जाति ये दो चीज़ें हैं जिनका बड़ा महत्व है और इन प्रतीकों का भी महत्व है सार्वजनिक जीवन में। पहले भी नेता मंदिर जाते रहे हैं। अब जिस तरह से कवरेज होने लगा है, दिखाया जाने लगा है, वो पहले नहीं होता था। पहले टीवी नहीं था, जब टीवी आया तो इस तरह से कवरेज दिखाया नहीं जाता था। एक भले ही मेंशन कर दिया जाए कि वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, इस तरह से लाइव तस्वीरें, ये एक परिवर्तन है। बीजेपी अपने एजेंडे पर बाकी पार्टियों को ले आई है। बीजेपी के नेता पहले भी जाते रहे हैं, अब दूसरी पार्टियों के भी नेता जाने लगे। या ये कहिए पश्चिम बंगाल में हम जो देख रहे हैं प्रदीप जी, अब हम उस चश्मे से देखने लगे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के नेता ही मंदिर जाते हैं। मंदिर तो पहले दूसरी पार्टियों के नेता भी जाते रहे होंगे, पूजा अर्चना वो भी करते रहे होंगे। तो जो कवरेज का फॉर्मूला आप बात कर रहे हैं, जितना वो बीजेपी पे एप्लीकेबल है उतना ही दूसरी पार्टियों पे भी है। तो कहीं ना कहीं शायद मैं आपसे इस बात पर सहमत नहीं हूं कि अब बीजेपी की पिच पर आकर दूसरी पार्टियों के नेता भी खेलने लगे हैं। हाँ, क्योंकि अब ये कवरेज होने लगी है, लाइव कवरेज। तो जितने बीजेपी के नेता मंदिर जाते हुए दिख रहे हैं, उतने विपक्षी दलों के नेता भी दिखाई दे रहे हैं। चुनावों से पहले सियासत में संकेतों की बहुत अहमियत होती है और इन्हीं संकेतों के चलते आज शुभेंदु अधिकारी जब मतदान के लिए पहुंचे तो अपना वोट डालने के बाद उन्होंने एक बुजुर्ग दंपत्ति के पैर छुए। हमारी सहयोगी मनोज्ञा ने उस बुजुर्ग दंपत्ति से बात की है, सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में संस्कृति को बड़ा महत्व दिया जाता है, लेकिन इस बार उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने अपना वोट देने के बाद 210 विधानसभा 76 नंबर बूथ नंदीग्राम से निकलने के बाद जब बाइक पर जा रहे थे तो रुके, उतरे और फिर क्या हुआ वो देखने वाली बात थी। वो पहले उतरे, वृद्ध महिला और पुरुष को देखकर उनको प्रणाम किया, बातचीत की, आशीर्वाद लिया। कमला माइती हैं और पूर्णचंद्र माइती। কি হয়েছিল সেটা বলুন আমাকে। উনি পরশুদিন এসে দেখা করেছে, নমস্কার করেছে। আজকে ভোট দিতে এসে বাইক থেকে নেমে আমাদের প্রণাম করলেন। উনি বাংলার ছেলে, আমি আশীর্বাদ করলাম যে বাংলা আবার সোনার বাংলা হোক, শান্তিতে থাকুক সব। এত বছর ধরে ভোট করেছেন, আজ পর্যন্ত कभी ऐसा हुआ है कि कोई उम्मीदवार ऐसे बाइक से उतर के, कोई नेता, कोई मंत्री? কেউ না উনি করলেন। উনি দেশের ছেলে, আমারও ছেলে। হ্যাঁ, আমি এটাই গর্ব আমার। কি হয়েছিল পূর্ণদা, কি পুরো ঘটনাটা বলুন। পুরো ঘটনা 3 দিন আগে
আমাদের এই নন্দনাগর বুথে উনি আসছিলেন, বিজেপির বুথ। তারপরে উনি গাড়িতে উঠে যাওয়ার সময় আমার ওয়াইফ রাস্তা হাত করে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন ওনার হাত ধরে বলছে, মা একটু দেখবেন। সেই সোর্সে আমি ছিলাম না, উনি ছিলেন। আজকে সেই সোর্সে উনি আসছেন, মোটর সাইকেল করে উঠছেন, গাড়িতে উঠবেন। মোটর সাইকেল থেকে নেবে ইনাকে প্রণাম করলেন, আমাকেও দুজনকে প্রণাম করলেন। আমরা দৌড়িয়ে ধরে আশীর্বাদকে চুমো খেলাম। ভগবান তোমার মঙ্গল করুক। আরও আমরা শান্তি চাই, আমরা বিজেপি চাইনি আমরা। আপনার কি হলো, কি বক্তব্য হলো, কি কথা বললেন, আপনি কি আশীর্বাদ দিলেন, উনি কি বললেন কথাবার্তাতে? আমি উনি কিছু কথা বলেননি, উনি শুধু প্রণাম করে বললেন, মা একটু দেখেছেন? আমি হ্যাঁ দেখেছি, আর আমি আশীর্বাদ করলাম ওনাকে। একটা নেতা হিসাবে, একটা পূর্বমন্ত্রী হিসাবে দাঁড়িয়ে পড়া, কথা বলা পরম সৌভাগ্য আমার। এত বড় ছেলে একদম সৌভাগ্য, আমাদের সৌভাগ্য, হ্যাঁ আমাদের গর্ব। হ্যাঁ আমাদের গর্ব হচ্ছে যে এইরকম একটা উচ্চপদস্থ লোক, সে আমাদের মতো লোকের কাছে সে পায়ের ধুলি নেবে আমরা ভাবতে পারিনি। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पहुंचे हुए हैं। ये रोड शो की तस्वीरें आप देखिए। इससे पहले मंदिर पहुंचे थे, पूजा अर्चना की थी गृह मंत्री ने, और अब चुनाव प्रचार करते हुए, रोड शो निकालते हुए ये सीधी तस्वीरें पुदुचेरी से हम आपको दिखा रहे हैं। पुदुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर हैं अमित शाह। प्रदीप जी, ये तस्वीरें बड़ी अहम हो जाती हैं। जो भी नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं, पहले रैलियों का दौर था, अब रोड शोज का दौर शुरू हो गया, और ये पिछले 2-4 साल 5 सालों का डेवलपमेंट है। ये जो भीड़ जुटती है, क्या ये वोट में तब्दील होती है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर समर्थक जो होते हैं वो वैसे भी वोट देने वाले थे, लेकिन कुछ जो है दर्शक दीर्घा में ये आप कहिए जो अनडिसाइडेड वोटर होता है उसमें से कुछ हो सकता है, आ सकता है। लेकिन इसको शुरू करने वाले का श्रेय जो है वो राजीव गांधी का है। कानपुर में उन्होंने जो है ये पहली बार किया था रोड शो, और कई घंटे का जाम लगा था। तो उसके बाद फिर बीच में रुक गया था। लेकिन नेताओं को लगा कि पब्लिक रैली करने से कम खर्च वाला है और ज्यादा इम्पैक्ट वाला है। दिबांग, क्या रोड शो ज्यादा इम्पैक्टफुल है रैलियों से? मुझको लगता है जो लेजी नेता होते हैं ये उनके लिए है, आपको और कुछ नहीं। और मैं देख रहा, मैंने बहुत सारे अमेठी में, वाराणसी में छोटी छोटी तंग गलियां हैं, सड़क हैं, वहाँ वैसे ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आप वहाँ बड़ा सा वाहन का एक 10-20 वाहनों का काफिला रख दें तो वैसे ही वहाँ पर भीड़ हो जाती है। नेता उसको हाथ हिलाते हैं। आपको कहने को कुछ नहीं है, लोगों को सुनने को कुछ नहीं है, देखने में भी आप में ऐसा कुछ नहीं है। तो और पतली गलियों से वो रोड शो निकालिए तो भीड़ भी आपको अथाह दिखेगी, अपने आप आपको दिख जाती है। आप हाथ हिलाते रहिए तो भीड़ भी आपको देखकर हाथ हिला देती है। आप अपने मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, लोग जरूर परेशान होते हैं इससे जी। और ये सभी पार्टियों में ये बीमारी अब हो चुकी है। तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। पुदुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। पहले वो मंदिर पहुंचे थे दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना की, और उसके बाद अब वो रोड शो निकाला जा रहा है वहां पर। जैसे कि दिबांग और प्रदीप जी कह ही रहे हैं कि अभी एक नए दौर की राजनीति है, और रोड शो से जो भीड़ का, जो जिसे कहा जाए ताकत का, जो शक्ति प्रदर्शन होता है, उसके भी अपने मायने हैं। तो आप देख सकते हैं कमल के फूल के ऊपर मोदी जी की तस्वीर, और चुनाव प्रचार पूरे जोर पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।